सुप्रभात विद्यार्थियों। हमने पाठ 3 सना सना हाथ जोड़ी के कुछ अंश का अध्ययन किया था। आइए हम शेष अंश का भी अध्ययन कर लेते हैं, शेष भाग का। एकाएक जितेन ने पूछा कैसा लग रहा है ना। तो जितेन जो उनका गाइड होता है, उन्होंने पूछा कि आपको लेखिका से पूछा कि आपको कैसा लग रहा है। मैंने जवाब दिया राम रोच्छो, है ना। राम रोच्छो का मतलब अच्छा लग रहा है। वह उछल पड़ा, अरे ये नेपाली बोली कहाँ से सीखी। यानी लेखिका ने भी जब जितेन को नेपाली भाषा में उत्तर दिया, है ना, तो वह भी उछल पड़ा, अरे ये नेपाली बोली कहाँ से आपने सीखी। अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा, ठीक है ना। तो उसे भी अपने भाषा पर गर्व होने लगा, अरे देखो इतनी जल्दी जो है हमारी भाषा भी सीख ली। और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी, है ना। तो वही स्नोफॉल जो इसको कहते हैं। तो ऐसे हल्की हल्की महीन जो है वो बर्फबारी होने लगी। तिमरो माया सेंधे मलाई सताउच, यानी तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहूँ और बिखरी ये बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। यानी जितेन भी इससे मोहित हो रहा था। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह, है ना। तो इस नज़ारे को देखकर जबकि वो की उस चीज़ का आदी था, पर फिर भी वह झूम झूम कर गाने लगा। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। वहाँ बर्फ, ये ना यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, ठीक ना। जब इस स्थान पर आए तो यहाँ सबसे ज़्यादा बर्फ थी। घुटनों तक नरम नरम बर्फ, है ना। नरम नरम बर्फ होती है जो कि अंदर तक पैर धंस जाते हैं। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे, है ना। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़, है ना, बर्फ से ढके हुए थे तो पहाड़ एक जैसा दिखाई दे रहा था कि आसमान और पहाड़ जो है मिल रहे हों। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे, है ना। तो कई सैलानी जो है बर्फ पर भी लेट रहे थे, ठीक है। हर क्षण को जो है अपने कैमरे में कैद कर रहे थे, अर्थात फोटो खींच रहे थे। मेरे पाँव झनझन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था, ठीक है ना। मन जो है वो नाचने के लिए आतुर हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए हों। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इसी बर्फीली जन्नत की को जी भर देख लूँ, ठीक है ना। तो लेखिका की भी इच्छा हुई, ख्वाहिश का मतलब इच्छा हुई कि बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत, है ना, को जी भर देखूँ। पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे, ठीक है ना, ताकि इसमें ठंड न लगे ज़्यादा, क्योंकि बर्फ़ जो है ठंडी होती है तो उससे जो है पैर सुन पड़ जाते हैं। तो उसके पहनने के लिए बर्फ़, है ना, बर्फ़ पर चलने के लिए बर्फ़ पर उनके पास लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूँ, पर कटाओ, यूमथांग और जांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, ठीक है ना, भ्रमण स्थल नहीं था, ठीक है ना। कटाओ अभी इस चीज़ से अछूता था, यहाँ पर कोई दुकान नहीं थी। इस कारण यहाँ जांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी, ठीक है ना। तो अभी ये सिर्फ जो है बर्फ़ इसलिए है क्योंकि अभी मानव का कदम वहाँ पर नहीं पड़ा था, अर्थात वहाँ पर बसेरा नहीं हुआ था। खैर, दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, है ना। तो मैंने तो फोटो लगातार, है ना, खिंचवाने की जगह मैंने सोचा कि मैंने महसूस किया इस परिदृश्य को, इस नज़ारे को अपने अंदर तक सीमित कर लूँ, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूँ, है ना। और जो महानगरी में वापस वहाँ लौटूँ तो इस लम्हे को पुनः याद कर सकूँ, स्मरण में मेरे ये, है ना, यादों में ही मेरी ये रहे, बस जाए। संपूर्णता के उन क्षणों में हम हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, है ना। इतने शांत, इतना प्राकृतिक दृश्य, इतना मनोरम, तो शायद हमारे ऋषि मुनियों ने भी यहीं पर वेद जैसे, है ना, ग्रंथों की भी रचना की होगी। जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भंतु सुखिनम का महामंत्र पाया होगा, यानी सभी जो है वो खुशहाल रहें। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़े से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए, ठीक है ना। जो कितना ही निर्दयी, कितना ही कट्टर स्वभाव वाला व्यक्ति क्यों न हो, कितना ही घोर अपराधी क्यों न हो, वह इस प्राकृतिक दृश्य को देख ले तो शायद लगे कि वो बुद्ध का अवतार बन गया है, ठीक है ना, यानी शांति की शरण में चला गया है। और तभी दिमाग में क्रोधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था, दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था, यानी दूसरों का अहित करने की जो उसकी नीति थी, है ना, जो उसकी रीति थी, वो भी भूल जाता था। इस प्राकृतिक सौंदर्य से इतना अभिभूत हो जाता था। मैंने मणि से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता, यानी मिल्टन ने कवि है तो उन्होंने पूछा कि क्या आपने इसकी कविता पढ़ी है इस कवि की। पर मणि उस समय किसी दूसरे सवाल से जूझ रही थी।
है ना, वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है, किस अनोखे ढंग से जल का संचय करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल ग्रहण करती है, जल संग्रह कर लेती है। सर्दियों में बर्फ जो इकट्ठी हो जाती है ना, तो जल का संग्रह हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है जल। और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राई त्राई मचती है तो ये बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा बन सारे सूखे कंटों को तरावट पहुंचाती है, ठीक है ना। और जब गर्मी में जब त्राई त्राई मचती है पानी की, है ना, तभी ये शिलाएं जो होती है, क्योंकि तापमान बढ़ने लगता है धरती का, तो ये शिलाएं जो हैं वो धीरे धीरे पिघल कर और जलधारा के रूप में नदी में प्रवाहित हो जाती है और हमारे कंठों को तरावट देती है, अर्थात हमारी प्यास बुझाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। देखो प्रकृति ने किस नायाब ढंग से जल का संचय किया है। पहले बर्फ के रूप में वो इकट्ठा हो जाती है और उसके बाद वही जब गर्मी पड़ने लगती है, जब पानी की सख्त जरूरत होती है, तो वही यही पिघल पिघल कर जो जलधारा बन जाती है। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का, हिम शिखर मतलब बर्फ के शिखर को। संसार कितना सुंदर, स्वप्न जगाते उन लम्हों को मैंने सोचा, पर तभी उदासी की झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आया, थी ना। कहाँ तो वो प्रकृति के नज़ारे से इतनी अभिभूत थी और कहाँ एकदम उन्हें वो पहाड़ी ने ओढ़ते, है ना, जिनकी स्मृति हो आई, और किस तरह से वो इतना, है ना, कठोर परिश्रम करती है और अपनी आजीविका चलाती है। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा ये सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ, ठीक ना। जैसे ही आगे की तरफ बढ़े तो फौजी छावनियाँ हमें दिखाई दी। ध्यान आया कि बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा लगती है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड, उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि पेट्रोल के सिवा सब कुछ जो है जम जाता है, यानी पानी तक जम जाता है। तो देखिए इतनी कड़कड़ाती ठंड में किस तरह से वो पहरा देते हैं और हमारी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी, आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं, ठीक है। तो फौजी ने देखो कितना अच्छा उत्तर दिया कि आप, है ना, सुरक्षित रहें और चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा देते हैं। फेरी बेटूला, यानी फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था ना, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, ठीक है ना, जो गर्मी शुरुआत हो चुकी थी और उस समय भी हम इतना ठिठुर रहे थे, तो हमारे ये जवान पोष और माघ में, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे भी माघ और पोष में इतनी ठंड पड़ती है, ठीक है ना, हमारी जो है हम ठिठुरने लगते हैं। तो देखिए जब उस इलाके में, है ना, पहाड़ी इलाकों में क्या हाल होता होगा। और जिन संकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरते भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में न जाने कितने ही जीवन अपनी मियाद यानी अवधि के पूर्व ही खत्म हो गए हैं। पर मेरे लिए यह यात्रा सचमुच एक खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था, यानी मेरी स्मृति और मेरी अंदर की जो हृदय का जो है ना, उसमें हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर, ठीक है ना। अब लायुंग से हम वापस युमथांग की ओर चले। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा आया था। ताज़ा मतलब अभी भी होके आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों ढेर प्रियता और रोडोडेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो, यानी चारों तरफ से फूल ही फूल नजर आएंगे, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कि फूलों का ही बिस्तर बन गया है, उसकी सेज बन गई है। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, ठीक है ना, तो यहाँ पर रास्ते थोड़े से चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ, यानी जो है टोलियों के साथ थे अपनी। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचोली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। देखिए निराशा का क्या कारण था। बर्फ से ढके कटाओं के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग जो है थोड़ा फीका लगा, क्योंकि यहाँ बर्फ की मात्रा कम थी।
बर्फ़ से ढके कटाओं के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। यानी हम जो सिर्फ सोचते हैं, ठीक है ना, हम उस मंजिल तक पहुंचना है और उस मंजिल तक हम पहुंचते हैं, उसका अनुभव करते हुए पहुंचते हैं, तो वो ज़्यादा, ठीक है ना, उसका जो है सफ़र जो है वो काफ़ी रोमांचक होता है, उसकी यादें ज़्यादा जुड़ी होती है कि उसको हमने अनुभव किया होता है। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। देखिए कितनी अच्छी बात कही उसने कि नहीं, मैं भारतीय हूँ। सुनकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि देश के लिए देखो कितने प्रेम था। सिक्किम के लोग भारत से मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था, अर्थात स्वतंत्र राज्य था, तब टूरिस्ट उद्योग इतना है ना फला फूला नहीं था, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत ही कम लोग आया जाया करते थे, टूरिस्ट उद्योग नहीं था, पर्यटक कम आया करते थे। हर एक सिक्किमी भारतीय आबोहवा से इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था, ठीक है ना। तो कभी ऐसा भी था समय कि जब सिक्किम जो है भारत से मिला हुआ नहीं था, परंतु अब ऐसा नहीं लगता कि सिक्किम कभी स्वतंत्र रजवाड़ा था। जीप में बैठने को हुए कि पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। देखिए वहाँ की पहाड़ी कुत्तों की क्या 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 खासियत बताई गई है कि ये जो पहाड़ी कुत्ते हैं वो भौंकते नहीं हैं। क्या विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही, है ना। मतलब अविश्वास लगा मुझे और बड़ा ही आश्चर्य भी हुआ कि भाई ऐसा भी होता है जो कुत्ते सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा और चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खैर, थी ना, जिस तरह से समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो जब सूरज जो है पूर्णिमा की चांदनी का कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है। खैर, तेरी जिस तरह से आपने देखा होगा समुद्र में ज्वार भाटा है ना उत्पन्न होता है, ठीक उसी तरह से क्या कुत्तों पर भी चांदनी रात का असर होता है? लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम की जानकारियाँ देता रहा, यानी थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ, जो कि क्योंकि वो वहाँ से रसा बसा था, ठीक है ना, तो सारी जानकारी उन्होंने दिया। मैडम यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि गुरु नानक के फुटप्रिंट यानी उनके पैरों की छापें यहाँ हैं। कहते हैं गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है, ठीक है ना, जबकि चावल की खेती जो मैदानी इलाकों पर ज़्यादा होती है। पर देखो पहाड़ी इलाके पर भी ऐसी मान्यता है कि गुरु नानक की थाली में जो है थोड़े से चावल छिटक कर यानी बाहर गिर गए थे और जहाँ वो चावल गिरे थे, ठीक है ना, वहाँ चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम इसे खैदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा, ठीक है ना। तो खैदुम एक स्थान है, ठीक है ना, और ये 1 किलोमीटर की क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यहाँ देवी देवताओं का निवास है। और वहाँ पहाड़ी व्यक्तियों की ये खासियत है कि वो पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते, यानी साफ़ सुथरा रखते हैं। और ये भी ये मान्यता है कि यहाँ जो भी गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा, है ना। तो ये एक अंधविश्वास भी है। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे, ठीक है ना। कुछ ऐसा विश्वास उनके अंदर दृढ़ कर गया था कि अगर यहाँ पर नदी को, झरनों को, पहाड़ों को अगर ये गंदगी फैलाएंगे तो वहाँ पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तभी गैंगटोक इतना सुंदर है। मैंने कहा गैंगटोक नहीं मैडम, गंतोक कहिए, इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़ी पहाड़, सुंदरता ही सुंदरता। मैं कुछ पूछती कि फिर चालू हो गया। मैडम युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, ये तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। तो देखिए आर्मी के जो कप्तान थे शेखर दत्ता, उनके दिमाग में एक ऐसा विचार आया कि सिर्फ यहाँ फौजी चौकियाँ होने से क्या होगा, है ना। तो इसे हम इस टूरिस्ट स्पॉट भी बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत प्राकृतिक दृश्य है, पहाड़ी पहाड़ है ना, तो सुंदरता से भरा पूरा है, ठीक है। आप देखिए अभी भी रास्ते बन रहे और ऊंचाई तक जाने के लिए अभी भी रास्तों का निर्माण हो रहा है। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम ही सौंदर्य है। मन ही मन मैं कहती हूँ, जीप आगे बढ़ने लगती है। तो इस पूरी यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने प्राकृतिक नज़ारे को भरपूर देखा और इसके सौंदर्य से अभिभूत हुई
और इससे आकर्षित और अपनी इन्हीं यादों को लेकर आगे की तरफ अग्रसर हुई। तो आइए बच्चों हम शब्दार्थ पर नज़र डालते हैं। विभोर का मतलब है आनंदित, सर्वे भवन्तु सुखिनम, सभी सुखी रहें, वृत्ति स्वभाव, तरावट नमी, अभिभूत भावना से भरकर, बॉर्डर एरिया सीमा के निकट का क्षेत्र, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो यानी आपके सुखद भविष्य के लिए हम अपना वर्तमान कुर्बान कर रहे हैं, मियाद आयु की सीमा, रोमांचक रोमांच से भर देने वाला, फुटप्रिंट पैरों के निशान। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये आपको पाठ अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद।